हेलो एवरीवन। तो भाई सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केल्विन पर, जहां पर हम ले आए हैं आपके लिए एक और धमाकेदार माइंड मैप जो है चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का। तो लॉज ऑफ मोशन का हम लोग आज माइंड मैप फिनिश करने वाले हैं। तो भाई लॉज ऑफ मोशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपके सारे कंसेप्ट होते हैं एक बार में, बहुत जल्दी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको कई बार फीलिंग आती है ना बच्चों, कई बार कि यार मैं कई बार बच्चों को फीलिंग आती है कि मैं आगे का पढ़ रहा हूं तो पीछे का मुझे याद है या नहीं है। हालांकि ऐसा होता नहीं, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो होता है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है, क्लास में आपको ढंग से पढ़ाया गया है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है। लेकिन हमारी फीलिंग आती है फिर भी बार बार कि हम आगे का पढ़ रहे हो तो पीछे का हमें याद है या नहीं है। तो अगर आपको एक बार ब्रश अप करनी है सारी चीजें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर से पहले अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सारी चीजें एक बार रिकॉल करने के लिए। तो देखिए क्या लॉज ऑफ मोशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या चीजें दी गई हैं, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो भाई लॉज ऑफ मोशन में जो दिया गया है, सबसे पहले लीनियर मोमेंटम की बात की गई है। लीनियर मोमेंटम मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। वेलोसिटी आ गया तो वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वेक्टर है। यूनिट अगर आप बात करेंगे तो मास की किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, तो उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। उसके अलावा एक और यूनिट आती है आपकी मोमेंटम की, जो होती है न्यूटन सेकंड। ठीक है, ये न्यूटन के लॉ से आती है। एक्चुअली यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ जो है, तो ये जो मोमेंटम होता है फोर्स इंटू टाइम हो जाता है ना, जो इसकी यूनिट होगी। तो फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स इंटू टाइम मतलब न्यूटन इंटू सेकंड। तो एक और यूनिट यहाँ पे आ जाती है हमारी। तो दो यूनिट इसकी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद एक टर्म्स आती है इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम जो होता है, टोटल चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स बोलते हैं। कई बार क्या होता है, बॉडी पे लगातार फोर्स लग रहा है तो उसका मोमेंटम कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, तो हम बोलते हैं कि उस पर एक इंपल्स लग रहा है। और उसका जो मोमेंटम, इंपल्स की जो वैल्यू आती है वो चेंज इन मोमेंटम आता है। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, पी एफ माइनस पी आई लिखा हुआ, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम आएगा पी फाइनल मतलब एम इंटू फाइनल वेलोसिटी मास इंटू वी, और माइनस इनिशियल मतलब एम इंटू यू, यू वेक्टर। तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आया। एक्चुअली जो इंपल्स के क्वेश्चन आते हैं यूजुअली ग्राफिकल फॉर्म में आते हैं, ग्राफ दिया होता है आपको। तो अगर ग्राफ से हमें इंपल्स निकालना है तो ये क्या होता है? इट इज द एरिया ऑफ फोर्स टाइम कर्व। मतलब अगर आपको कोई कर्व दिया हुआ है फोर्स और टाइम का, और आपको इंपल्स निकालना है, तो इट इज द एरिया ऑफ फोर्स टाइम कर्व। तो अगर ऐसा कोई फोर्स है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इसका अगर मैं ये एरिया निकाल दूं तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंपल्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंपल्स। तो इंपल्स इज द एरिया, या फिर चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं। मतलब इसको हम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम भी कर सकते हैं। अगर हमने एरिया निकाल लिया तो हम चेंज इन मोमेंटम भी निकाल सकते हैं यहां से, मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो हमें यहाँ पे बेसिकली एरिया निकालना होता है। तो यूजुअली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो एरिया होता है वो ट्राइंगल या रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है, तो वहां से हम लोग जो है एरिया निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे मूव करते हैं। तो ये हमारा इंपल्स है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके ग्राफ अगर हम बनाएं मोमेंटम के, तो मोमेंटम में जो ग्राफ बनता है P इक्वल टू एम वी है। अगर आप V को बढ़ाएंगे तो P भी बढ़ेगा, वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो P बढ़ेगा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ऐसी P जो है प्रोपोर्शनल टू मास है, तो उसका भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है अगर मास को बढ़ाएंगे। अगर मान लो मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास और वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा वो मतलब मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास घटेगा, अगर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि V और M का जो ग्राफ बनेगा, M इंटू वी इज कॉन्स्टेंट। तो ये जो ग्राफ बनता है वो एक इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। इस टाइप का जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ जो होता है इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। कब बनता है? जब एक्स वाई आपका कांस्टेंट, कोई भी एक्स वाई अगर कांस्टेंट होता है तो ये ग्राफ आपका एक्स और वाई में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। मैथ्स वाले जानते होंगे इस बात को। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ बनता है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। यहाँ पे एम इंटू वी कॉन्स्टेंट है, इसलिए ये ग्राफ ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो एम इंटू वी में ग्राफ ऐसा बनेगा, राइट। आगे मूव करते हैं हम लोग। तो ये इसके ग्राफ हुए। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूटन के लॉज की, तो यहाँ पे न्यूटन के लॉज की बात की गई है। तीन लॉज हमारे सामने हैं, है ना। लॉज बोल रहा हूं मैं इन लॉ नहीं बोल रहा, उसके लॉज बोल रहा हूं। ठीक है, तो इन लॉ नहीं है, ये लॉ है। तो तीन लॉ है उसके, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो जैसे तीन इन लॉ होने भी नहीं चाहिए, होते भी नहीं आजकल, है ना। तो तीन, ये फर्स्ट लॉ है इसका। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है कि अ बॉडी विल कंटिन्यू टू बी एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस और अंटिल अक्टेड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा तब तक कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, और चल रही है तो चलती रहेगी। जैसे आप लोग हैं, जब तक जो है आपको कोई बोले ना तो आप लोग मतलब सोए, जैसे पढ़ाई तो नहीं करते खैर आप, लेकिन जो मान लो गेम खेल रहे हो तो गेम ही खेलते रहते हो जब तक कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगाए आप पे, है ना, घर वाले ना बोले या कोई पेपर ना आए, तब तक आप मूव नहीं करते। तो ऐसी बॉडी भी होती है कि इसमें एक तरह का इनर्शिया होता है।
तो ये इनर्शिया होता है ताकि वो उसके कारण जो है मूव नहीं करती है। तो हम बोलते हैं कि ये इनएबिलिटी है बॉडी की टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो इनर्शिया क्या होता है, बॉडी की इनएबिलिटी है, एक कमी है कि वो अपनी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी और चल रही है और चलती रहेगी, जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, जब तक कोई फ्लाइंग चप्पल नहीं लगेगी तब तक वो मूव नहीं करेगा। तो भाई तीन तरह के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट मतलब अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, जैसे बस के केस में हम देखते हैं कि बस में अगर रुके हुए हैं तो एकदम से बस आगे चलती है तो पीछे को झटका लगता है, इसका एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। मोशन का एग्जांपल है कि चलती हुई बस से अगर आप कूदोगे तो आगे की तरफ को गिरोगे, तो आप क्योंकि मोशन में होते हो तो आप आगे को गिरते हो, तो आपका है ना, तो वो भी इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की भी एग्जांपल है कि कोई चीज अगर मान लो अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है और आपने कोई उसका स्ट्रिंग काट दिया तो टेंजेंशियली चली जाती है, क्योंकि उसमें एक डायरेक्शन होती है, टेंजेंशियली वेलोसिटी होती है। कोई चीज अगर सर्कल में घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंशियल होती है इधर को। तो अगर मान लो मैं स्ट्रिंग को काट दूं यहाँ पे तो ये बॉडी इधर को चली जाएगी, इसकी डायरेक्शन यही है। तो ये अपने आप डायरेक्शन इधर को नहीं कर सकती, इसको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा आपको धागे से, तभी ये डायरेक्शन अपनी चेंज करके इधर को आएगी। और अगर आपने धागा काट दिया तो फिर फोर्स कौन लगाए, ठीक है। तो तीन तरह का इनर्शिया होती है, इसके और भी एग्जांपल हैं, तो आपको ध्यान से एक बार देखने सारे एग्जांपल जो दिए हुए हैं। उसके अलावा ये जो इनर्शिया है इससे फिर फोर्स भी डिफाइन होता है कि फोर्स क्या है। तो आपने बोला कि भाई बॉडी तो खुद कर नहीं सकती, तो कौन इसको डायरेक्शन चेंज करेगा या कौन इसको मूव कराएगा। वो चीज जो भी होती है, जो भी प्राणी होता है, जो भी फिनोमिना होता है, जो भी चीज होती है, उसको बोलते हैं फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, फोर्स। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज एन एफर्ट, फोर्स इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल which tries to move और stop। अगर मूव कर रही है तो उसको रुकी हुई है तो मूव कराता है, मूव कर रही है तो स्टॉप करने की कोशिश करता है, और चेंजेस डायरेक्शन, और या फिर उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो फोर्स वो पुश और पुल होता है जो ये काम कर सकता है, उसको हम फोर्स बोलते हैं। तो यहां से फोर्स की डेफिनेशन आई है, वैल्यू नहीं आई अभी, केवल डेफिनेशन निकल के आती है फर्स्ट लॉ से। तो फर्स्ट लॉ से हम लोग डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन है, फिर उससे इनर्शिया डिफाइन होता है और फोर्स भी डिफाइन होता है। अगर हम सेकंड लॉ की बात करें, सेकंड लॉ से फोर्स की वैल्यू आती है कि मैग्नीट्यूड कितना न्यूटन का मैग्नीट्यूड है। तो फोर्स की जो डेफिनेशन आती है, फोर्स हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। यहां से हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो फाइनली F इक्वल टू ma आता है। कई बच्चे बोलते हैं सेकंड लॉ इज F इक्वल टू ma, भाई वो प्रूव करके आता है। सेकंड लॉ एक्चुअली ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ये फर्स्ट सेकंड लॉ है, और उससे फिर निकाल के ये आता है, ठीक है। सेकंड लॉ ये डायरेक्ट ये निकल के आता है। ओके, अब अगर मान लो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम में होगा भाई। अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो दो चीजें हो सकती हैं, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रुकी हुई है बॉडी तो रुकी रहेगी, या फिर अगर चल रही है तो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी। तो कोई अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है कोई, या फिर कोई बॉडी रुकी हुई है तो भी वो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो दोनों को हम इक्विलिब्रियम में बोलेंगे कि दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टोन आपने थ्रो किया और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, तो उसका मतलब उस पर दो फोर्स लग रहे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और एक मान लो एयर का फोर्स लग रहा है, तो दोनों बैलेंस कर रहे होंगे तभी कांस्टेंट स्पीड हो सकती है। अदरवाइज मान लो अगर एयर का फोर्स ना लग रहा हो तो फिर तो एक्सीलरेट करेगी ना नीचे जी से। तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस पे नेट फोर्स जीरो है, वो इक्विलिब्रियम में है, या फिर अगर रुकी हुई है तो इक्विलिब्रियम में है। तो दोनों केस में इक्विलिब्रियम होता है, यहां से हम निकाल सकते हैं। फिर यूनिट ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें, अच्छा इससे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि फर्स्ट लॉ भी इससे प्रूव हो सकता है। उसका प्रूव है एक्चुअली, सेकंड लॉ कैन प्रूव द फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ बोथ। सेकंड लॉ से थर्ड और फर्स्ट दोनों लॉ प्रूव हो जाते हैं, इसको इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। अच्छा, अब जो है इससे हमारी यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है किलोग्राम। देखो F इक्वल टू ma है, तो m हमारा किलोग्राम में होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट आई न्यूटन। दूसरी यूनिट सीजीएस यूनिट होती है जो होती है डाइन, आपने डायमेंशन में पढ़ा होगा, जब न्यूटन और डाइन में आपने रिलेशन निकाला होगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन, तो ये भी एक यूनिट होती है आपकी। अगर 1 डाइन निकालोगे तो 10 टू पावर -5 न्यूटन उधर चला जाएगा, तो -5 हो जाएगा पावर। एक और यूनिट आती है जिसको हम बोलते हैं kgf या किलोग्राम फोर्स। तो 1 किलोग्राम फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा है उसका मतलब उस पे 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर 10 kgf है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो। तो कई बार हमें फोर्स kgf में दिया रहता है, तो हमें यूनिट भी इसकी मालूम होनी चाहिए, फोर्स की यूनिट क्या होती है। ओके, अब अगर मान लो देखो हम इस लॉ को देखें दोबारा से, सेकंड लॉ को, तो फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। अगर हमारा फोर्स जीरो है तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारा मोमेंटम, यानी कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या है कि हमारा मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब मोमेंटम हमारा कंजर्व है। तो हम बोलते हैं कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर है। कब, जब ये जीरो होगा फोर्स, तो ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी। आपको पता है डिफरेंशियल तभी जीरो होता है कोई चीज कांस्टेंट होती है। तो अगर ये चीज जीरो आ रही है मतलब P इज कांस्टेंट,
तो पी कांस्टेंट का मतलब पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल के है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर है, तो मान लो दो बॉडी आपस में टकरा रही हैं, तो जो इनका मोमेंटम होगा m1u1 प्लस m2u2 लेंगे, दोनों का मोमेंटम लेंगे विद डायरेक्शन, मान लो इसको प्लस मानना इसको माइनस मानना पड़ेगा, तो m1u1 माइनस m2u2 जो आएगा इनिशियल मोमेंटम। अगर सेम डायरेक्शन में तो दोनों को प्लस कर देंगे m1u1 प्लस m2u2, तो इनिशियल मोमेंटम आया। फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2, ठीक है, ये फाइनल मोमेंटम है, तो दोनों क्या होंगे बराबर। कब? जब एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, जीरो हो। मान लो आपस में टकरा रही है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा इसमें, तो हम क्या मानेंगे, मोमेंटम इज कंजर्व, तो इनिशियल मोमेंटम हमारा फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, राइट। ये हमारा हुआ। इसके एग्जांपल क्या है, रिकॉइलिंग ऑफ गन है हमारी, रॉकेट का मूवमेंट है, बैकवर्ड मोशन ऑफ द बोट, अगर बोट से आप कूदते हो तो उसका मोशन पीछे की तरफ होता है ना, और वॉकिंग एंड स्विमिंग, ये सब इसके एग्जांपल हैं। अगर हम थर्ड लॉ की बात करें, थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन, बोथ एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज, दोनों अलग अलग बॉडी पे काम करती हैं और साइमल्टेनियस एक्ट करती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, ठीक है। तो एफ ए बी जो होता है माइनस एफ बी, मतलब ए बॉडी जो बी पे फोर्स लगा रही है उस बी ए पे लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों बराबर होते हैं, इक्वल अपोजिट एंड डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करते हैं। इसके एग्जांपल भी ये हैं। अगर आप ये चीज प्रूव करना चाहो, रिकॉइलिंग ऑफ गन और बाकी सब चीजें, तो ये थर्ड लॉ से प्रूव हो सकती है। रॉकेट जब आगे जाता है तो गैस पीछे धक्का मारती है तो रॉकेट आगे जाता है, गैस पीछे निकलती है, रॉकेट आगे जाता है, रिकॉइलिंग ऑफ गन है, बुलेट आगे जाती है, गन पीछे आती है, ये सब इससे भी प्रूव हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल है दोनों से प्रूव हो सकते हैं, जो ये सब एग्जाम्पल है। तो इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं बेसिकली वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही हम लोग करते हैं। हमने जो वीडियो करी है, जो हमने न्यूमेरिकल वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अगर आप देखेंगे तो कंजर्वेशन मोमेंटम के काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो वो सब आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। इनफैक्ट हमने बाकी वीडियो भी, मोमेंटम वाली वीडियो भी वहां पे अवेलेबल है, बहुत सारी वीडियो वहां पे हैं, अगर आप देखेंगे तो हमने पूरे जो है चैप्टर वाइज सारी वीडियो डाली है, तो जरूर देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है। तो भाई फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों इन लॉ हमारे हो गए। अब आते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन पे। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन हमारा होता है अपोजिंग फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। तो एक अपोजिंग फोर्स होता है जो दो बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ये बॉडी इसकी रिस्पेक्ट में आगे जाना चाह रही है तो ये अपोज करता है। मान लो दोनों बॉडी साथ में जा रही हैं, तो साथ में तो ये मान लो ये बॉडी इस पे फ्रिक्शन लगा रही है तो ये भी इसको आगे लेके जा रही है और ये बॉडी इसको आगे लेके जा रही है, तो फ्रिक्शन जो है मोशन करा सकता है लेकिन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ये थोड़ा सा चीज है जो आप कंसेप्चुअली आप समझोगे तो आपको समझ में आएगी। तो ये अपोजिंग फोर्स है जो दो बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसके टाइप क्या है? स्टैटिक है, काइनेटिक है, रोलिंग, तीन है। सबसे कम होता है हमारा रोलिंग, उससे ज्यादा काइनेटिक, उससे ज्यादा स्टैटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है म्यू के इंटू एन लिखते हैं। एन हमारी नॉर्मल रिएक्शन होती है, अगर कोई ब्लॉक रखा है मान लो किसी मेज के ऊपर या किसी चीज के ऊपर तो उसमें mg लेते हैं हम लोग, एन हमारा mg के बराबर होता है। अगर कोई इंक्लाइन प्लेन पे रखा है तो वहां पे फिर mg cos थीटा, वो सब अलग अलग केस पे डिपेंड करता है। तो एन हमारा जो होता है वो mg होता है यूजुअली क्वेश्चन में, या फिर और भी हो सकता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है जब बॉडी रुकी हुई है, केवल आपने फोर्स लगाया तो बॉडी मूव नहीं कर रही, अगर मूव नहीं कर रही मतलब कोई और फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन, वो उसे मूव नहीं करने दे रहा, तो वो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो वेरिएबल फ्रिक्शन होता है, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब जब इनिशियली वो जीरो था, आपने जैसे जैसे फोर्स बढ़ाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम लिमिट तक जाता है, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जीरो से और म्यू एन तक, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एन तक कहीं भी वेरी कर सकती है, जीरो से म्यू एन तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लें वो थोड़ा सा जो है सोचने वाली चीज हो जाती है, स्पेशली जो लोग जेईई और नीट के क्वेश्चन कर रहे होंगे उनको ये बात समझ में आ रही होगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा जो होता है जीरो से म्यू एन तक वेरी करता है, और वहां पे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन में म्यू एल बोल देते हैं, उसे म्यू लिमिटिंग है ना, म्यू लिमिटिंग इंटू एन, ठीक है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है जीरो से म्यू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है म्यू के इंटू एन, और रोलिंग फ्रिक्शन तो यूजुअली हमें न्यूमेरिकल में नहीं आता, तो सबसे कम होता है, हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा हमारा जो है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है मान लो एक बॉडी है, उस पर आपने फोर्स लगाया, अगर आपने फोर्स लगाया तो उसे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, उसके अलावा इस पे mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, mg फोर्स नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। mg फोर्स नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ठीक है। तो mg नीचे लग रहा है, mg और नॉर्मल ऊपर। अब यहां पे अगर हम देखें तो टेबल जो है जिसपे रखा हुआ है वो कौन कौन से फोर्सेस बॉडी पे लगा रहा है? ये फोर्स तो आप लगा रहे हो, टेबल तो नहीं लगा रहा। mg फोर्स पृथ्वी लगा रही है, अर्थ लगा रही है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स जो है सरफेस लगा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स भी सरफेस से लगता है जब मोशन होता है, नॉर्मल फोर्स भी सरफेस लगाता है। तो दोनों फोर्स सरफेस लगा रहा है। इन दोनों फोर्स का अगर मैं रिजल्टेंट देखूं तो इधर कहीं आएगा दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। तो सरफेस जो फोर्स लगा रहा है उसका रिजल्टेंट यहां पे आ रहा है। अब ये जो रिजल्टेंट आ रहा है इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा
नॉर्मल रिएक्शन और जो रिजल्टेंट फोर्स जो सरफेस लगा रहा है उसका जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा। उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा। इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि जो थीटा होता है tan थीटा इक्वल टू म्यू होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू आ जाता है। तो वहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये होता है। आपको पता होना चाहिए एक्चुअली होता क्या है। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन अ बॉडी टू द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द सरफेस। ठीक है, उसके बाद एक होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब कोई बॉडी मान लो एक सरफेस पे रखी हुई है, तो अगर आप इसको टिल्ट करोगे तो अभी तो फिसलेगी नहीं, थोड़ा थोड़ा आप बढ़ाते जाओगे तो एक पर्टिकुलर एंगल पे फिसलना शुरू कर देगी नीचे की तरफ। तो जिस एंगल पे फिसलना शुरू करेगी उस पे हम बोलेंगे उसको एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि इस पे क्या होता है कि जो इसका कंपोनेंट होता है फोर्स का नीचे की तरफ mg sin थीटा और फ्रिक्शन फोर्स, तो mg sin थीटा बड़ा हो जाता है, मतलब mg sin थीटा जो होता है फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है, तो ये बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे हम उसको प्रूव करें अगर तो mg sin अल्फा बोलेंगे, mg sin अल्फा पे जो है हमारा वैल्यू आएगा। तो उसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो mg sin अल्फा इक्वल टू फ्रिक्शन करेंगे तो वहां से आपका tan अल्फा इक्वल टू म्यू आ जाता है। तो अल्फा अगेन tan इनवर्स ऑफ म्यू आता है। तो आप देख रहे हैं ये भी tan इनवर्स ऑफ म्यू आ रहा है, ये भी tan इनवर्स ऑफ म्यू आ रहा है। तो एक्चुअली दोनों की जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकली बराबर होती है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू जो होती है ना वो सेम आती है। ठीक है जनाब, आगे मूव करें। आगे देखें तो सेंटीपिटल फोर्स के बारे में बात करते हैं। सेंटीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, सेंटीपिटल टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर। इस फोर्स की बात करते हैं। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, उसकी वैल्यू होती थी v²/r या फिर ω²r। तो सेंटीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई बस केवल जो आपने वो एक्सेलरेशन निकाला था उसको m से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स कितना हो जाएगा mv²/r m ω²r। ये हमारा सेंटीपिटल फोर्स होता है। अब ये सेंटीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है। इसको प्रोवाइड कौन कराता है, इसको प्रोवाइड कराने के कोई ना कोई फोर्स चाहिए। जैसे मान लो आप कोई धागे को बांध के घुमा रहे हो सर्कल में, तो कौन सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, टेंशन है ना। अगर मान लो अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, तो कौन सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है सेंटर पे सर्कल में घूमने के लिए, ग्रेविटेशन फोर्स। अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है प्रोटॉन के चारों तरफ, तो कौन प्रोवाइड करा रहा है सेंटीपिटल फोर्स, जो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो प्रोवाइड करा रहा है सेंटीपिटल फोर्स इसको, है ना। ऐसी फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है। आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि कोई मान लो कार टर्न ले रही है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तब वो टुवर्ड द सेंटर की तरफ को तब वो टर्न ले पाती है। और अगर फ्रिक्शन मान लो पे कम है तो फिसल जाती है कार। या फिर कोई कॉइन रखा हुआ है किसी डिस्क के ऊपर, डिस्क घूम रही है, तो कॉइन जो है उस पे अगर उसे घूमना है तो एक फ्रिक्शन फोर्स चाहिए वहां पे जो कि कॉइन को घुमाता है। तो कोई ना कोई फोर्स चाहिए होता है आपको, जब भी आपको जो है सर्कल में घूमना है तो कोई ना कोई फोर्स टुवर्ड द सेंटर चाहिए होता है, तो कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अब यहां पे जब कार वगैरह केस आता है तो कार में मैक्सिमम स्पीड आती है, इससे कार जो है टर्न ले सकती है, मैक्सिमम स्पीड होती है, उससे ज्यादा स्पीड पे टर्न लोगे तो फिसल जाएगी। तो जो स्पीड निकल के आती है जब डेरिवेशन हम करते हैं उसका, तो वैल्यू आती है म्यू टाइम्स आर इंटू जी। आर मतलब जो कर्व आप ले रहे हो उसका रेडियस कितना है कर्व का, और म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वहां पे कितना है, और जी तो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। तो इससे हम कार की मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं कि कितनी स्पीड से वो टर्न ले सकती है। उसके अलावा कोई साइक्लिस्ट अगर टर्न ले रहा है तो साइक्लिस्ट क्या करता है, साइक्लिस्ट जो अपने आपको थोड़ा सा टिल्ट कर देता है, बेंड कर लेता है जो है टर्न लेते हुए। तो जो एंगल आता है, एंगल ऑफ बेंडिंग जो आता है उसका वर्टिकल से जो एंगल आता है tan थीटा, तो उससे हमारी स्पीड निकल के आती है कि v मैक्सिमम जो होता है वो हमारा tan थीटा इंटू आर जी। तो याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, म्यू को हमने रिप्लेस कर दिया tan थीटा से, ऐसे याद कर सकते हो। तो v जो हमारा आता है tan थीटा आर जी, और यहां से कई बार tan थीटा की वैल्यू पूछ लेता है वो कितना बेंड करना है साइक्लिस्ट को, न्यूमेरिकल में हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो वहां पे हम v इक्वल टू ये है, तो अगर हम स्क्वायर कर दें तो v² इक्वल टू ये आ जाएगा, तो v² अपॉन में आर जी करोगे तो tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा क्या आएगा, v² अपॉन में आर जी। आप निकाल सकते हो यहां से v इक्वल टू ये है तो स्क्वायर करके निकाल सकते हो। ठीक है, ये बात हुई साइक्लिस्ट की। फिर आता है कार। क्या होता है, कार जब टर्न लेती है हम कई बार ना रोड को बैंक कर देते हैं, मतलब एक तरफ से उठा देते हैं बाहर की तरफ से। जब रोड हमारी बाहर की तरफ से उठा देते हैं तो बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं, तो टर्न लेना इजी हो जाता है। तो वहां पे मैक्सिमम स्पीड जो हमारी आती है वो tan थीटा आर जी आती है। यहाँ पे tan थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो हमने बनाया यहाँ पे, एंगल ऑफ बैंकिंग जो है हमारा वो कितना है थीटा। तो tan थीटा हमारा जो आता है वो भी हमारा v²/r से निकाल सकते हो, या फिर अगर v निकालना तो tan थीटा आर से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम फ्रिक्शन को भी कंसीडर करें तो जो स्पीड आती है कार की वो थोड़ा और ज्यादा आ जाएगी, मतलब और ज्यादा स्पीड से टर्न ले सकती है। ये तुमने विदाउट फ्रिक्शन कंसीडर किया है। विद फ्रिक्शन अगर हम जो डेरिवेशन करते हैं तो हमारा आता है आर जी इंटू म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा होल अंडर रूट में। ये हमारी स्पीड आती है कार की जब बैंकिंग में वो टर्न करती है। तो डेरिवेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें और भी डेरिवेशन जो हमने किए हैं वो सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो भाई डेरिवेशन की अलग से वीडियो इसमें हम डाल चुके हैं, और न्यूमेरिकल की वीडियो भी जो है मोमेंटम इंपल्स सबकी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं की है, न्यूमेरिकल नहीं किए हैं, तो भाई तुरंत कर लें क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है क्लियर हुआ होगा। इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, फोटो आप ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं एक बार स्क्रीन के सामने से। तो भाई हम लोग जो है यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो अगले माइंड मैप के साथ।
नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।